Good evening, everyone. Good evening, Ritu. Good evening, Ajay. Good evening, Divya. Good evening, Kashish. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Reshma. Good evening, Astha. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, वैष्णवी। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वर्क फंक्शन पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फोटो करंट पे। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी किसी लाइट की फिक्स कर देते हो या किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की जो है या कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर अगर आप कोई लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो इंटेंसिटी जो फैक्टर है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका फोटो करंट होगा। यानी कि मान लो आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है, मान लो आपने जो है क्या बोलते हैं 500 हर्ट्ज, सपोज मैंने कहा कि 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसकी लाइट हम लोग डाल रहे हैं। अब हमने 3 या 4 केसेस लिए। पहले हमने फ्रीक्वेंसी वो इंटेंसिटी आई 1 ली, फिर आई 2 ली, फिर आई 3 ली, फिर आई 4 ली। तो आई 1 सबसे कम थी, आई 2 सबसे आई 2 उससे ज्यादा थी, फिर आई 3 उससे ज्यादा और आई 4 उससे ज्यादा। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोटो करंट आई 4 में मिलेगा, क्योंकि आई 4 जो है हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसी वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट की। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका चार्जेस या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे, एंड उतना ज्यादा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होगा, ठीक है। तो न्यू जब आप फिक्स कर देते हो तो उस पर्टिकुलर केस के लिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, एंड इसका जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल का क्या अफेक्ट पड़ता है फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी फिक्स ले रहे हैं और इंटेंसिटी भी फिक्स ले रहे हैं किसकी, इंसिडेंट लाइट की, तो जिस लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी को भी फिक्स कर दिया, ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर। When all the electrons reach the plate A, current becomes maximum and it is known as saturation current, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, तो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर का मतलब ये, कलेक्टर प्लेट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जब आपके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो एक जगह पे जाकर ट्रेवल करके क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे मेटल सरफेस पे से, तो वो क्या होगा, जिधर की साइड उसकी डायरेक्शन होगी फ्लो की, हम उधर उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने का मतलब है कि लाइक चार्जेस को फ्लो करने के बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, लाइक कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये चीज है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली डिपेंड करेगा पोटेंशियल अप्लाइड पे। पोटेंशियल अप्लाइड का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तो काम कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद आप जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो आप जो है दूसरी तरफ, मतलब कलेक्टर प्लेट जिसे हम कह रहे हैं, उधर की साइड क्या कर दोगे, आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दोगे। यानी कि पॉजिटिव जो आपका फील्ड है उसको आप बढ़ा दोगे, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी से खींचे चले आए, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है काफी तेजी से बढ़ने लग जाए वहां पर कलेक्टर प्लेट की साइड पे। तो व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द प्लेट ए, करंट बिकम्स मैक्सिमम, इट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। तो जब आपके जितने भी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके प्लेट ए यानी कि कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएंगे, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एंड इस करंट की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जिधर आप इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना चाहते हो, उनकी डायरेक्शन को एक तरफ करना चाहते हो, उनको कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए होगा, मतलब पॉजिटिव फील्ड चाहिए होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होकर उस कलेक्टर प्लेट के पास आ जाएं,
एंड जब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे आपके जब पहुंच जाएंगे कलेक्टर प्लेट पे, तो आपकी जो करंट की वैल्यू वो मैक्सिमम होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये -V0 है, उसके बाद कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है और रिटार्डिंग पोटेंशियल है, और यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो फोटो करंट की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, कैसे, जैसे ये I1 I2 I3, ये बेसिकली क्या है, ये इंटेंसिटी आपको दी हुई है लाइट की। ठीक है, तो हमने 3 केसेस यहाँ पर लिए हैं। पहले I1 इंटेंसिटी की लाइट सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है उसमें, दूसरी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी I2 है, और तीसरी लाइट जो है, मतलब लाइट वही है, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो I3 जो है वो सबसे कम इंटेंसिटी वाला है। ठीक है, तो अभी हम एक चीज ये पढ़ चुके हैं कि भाई इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट होता है, यानी कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी लाइट की, उतनी ज्यादा क्या होगा, फोटो करंट होगा। तो ये आप देख सकते हो I1 जो है वो आपका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, तो I1 के लिए यहाँ पर जो फोटो करंट की वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये किसके लिए है, वाई एक्सिस पर क्या है, फोटो करंट है। ठीक है, और I2 के लिए देखोगे तो यहाँ पर फोटो करंट की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर होगी, और I3 के लिए यहाँ पर होगी आपके फोटो करंट की वैल्यू। तो यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा फोटो करंट, इंटेंसिटी जितनी कम उतना कम फोटो करंट होगा। ठीक है, और ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये जहां पर ये ग्राफ तीनों का क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3 के लिए जहां पर ग्राफ आपका एंड हो रहा है वो इनकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू है। तो सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हो गया कि जब आपने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जब आपने पॉजिटिव करा तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक जगह पर आकर क्या हो गए, लाइक इकट्ठा होना चालू हो गए, जिस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर कलेक्ट हो गए तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और वही क्या था, सैचुरेशन करंट था। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये -V0 का मतलब क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आप ये -V0 वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को अप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल था। जब फोटॉन्स सरफेस के ऊपर आकर गिरे तो फोटॉन्स गिरने पर क्या हुआ, एनर्जी मिली थी इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना चालू कर दिया था, जिसको हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल की तरफ, एक्सटर्नल पोटेंशियल की मदद से एक तरफ भेजना चालू कर दिया था, तो सो दैट कि सर्किट में करंट फ्लो हो पाए। लेकिन आप एक और पोटेंशियल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो कि एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वो वाली वैल्यू है जिसको अप्लाई करने पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे, और उसके बाद कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -V0 पर यहाँ पर जो करंट की वैल्यू जाएगी वो यहाँ पर ये हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। तो उस पॉजिटिव पोटेंशियल को कैंसिल आउट करने के लिए आपने एक नेगेटिव पोटेंशियल की फील्ड जो है वो वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर आपके रुक पाएंगे, और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जो है जब रुकेंगे तभी आपका करंट फ्लो होना सर्किट में बंद होगा। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल का इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। अब हम बात करेंगे लाइक यहाँ पर जो है एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल V0 given to plate for which the photoelectric current becomes zero is called कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऊपर वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हो इंसिडेंट रेडिएशन की, तो उस केस में जो मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा, यानी कि सबसे कम और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो वो जो आपका मिनिमम नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा जिसे हम V0 से डिनोट करते हैं, जो कि हम प्लेट पर अप्लाई करेंगे सो दैट कि आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक दूसरा नाम भी है कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये एक रिलेशन है के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, यानी कि ईवी नॉट बेसिकली क्या हो गया आपका, ये एनर्जी हो गई। ठीक है, ईवी नॉट, क्योंकि आपको पता है
आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब अगर यही चार्ज हमारे केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये W/E हो जाएगा, क्योंकि चार्ज Q को E हम कब लिखते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर रहे होते हैं, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां से जो है ये W की वैल्यू आपको मिल जाएगी EV। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए ये वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, EV नॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये EV नॉट का मतलब क्या है कि इतना वर्क डन आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर करना पड़ेगा, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो रुक जाए या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मतलब खत्म, मतलब क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन काम करना बंद कर दे, चलना बंद कर दे, मूव करना बंद कर दे। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, कितना, W इज टू EV नॉट के बराबर। ठीक है, और ये EV नॉट जो है ये KE मैक्स के बराबर होगा। अब ये KE मैक्स क्या है, KE मैक्स है आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि जब लाइट आकर आपकी मेटल की प्लेट पर पड़ी, तो मेटल की प्लेट पर पड़ने पर होता क्या है, देखो जो भी लाइट आती है, ठीक है, मान लो कि एच न्यू एनर्जी की लाइट है, मान लो हम ये कह रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर जो फोटोन होगा, फोटोन की जो मतलब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी, न्यू के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। और ये एच न्यू एनर्जी जब किसको ट्रांसफर की जाती है, प्लेट को ट्रांसफर की जाती है। तो प्लेट के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस एच न्यू में से एच न्यू नॉट जो होता है, इतनी एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं क्या करने के लिए, प्लेट में से बाहर आने के लिए। ठीक है, जो कि आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, एच न्यू नॉट। अब क्या होता है कि एच न्यू में से अगर यहाँ पर एच न्यू नॉट आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट बचेगा। ठीक है, मतलब ये है कि एच न्यू एनर्जी आई थी और उसमें से एच न्यू एनर्जी जो है वो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी बचती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किसकी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में तो एच न्यू नॉट एनर्जी निकली थी, लेकिन जो एच न्यू में से एनर्जी बची हुई है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बस बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद मूवमेंट भी करेगा, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आएगी। तो वो जो एनर्जी होती है वो इस एच न्यू में से जब एच न्यू नॉट को माइनस कर देते हैं, तो वो जो बची हुई एनर्जी होती है वही इसकी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और ये कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई एनर्जी का सोर्स है नहीं जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को मिल पाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब जब हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं या कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, हम इसी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी प्लेट के सरफेस पर बाहर आने के बाद, वो थी आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स, केई मैक्स। और इसी एनर्जी को हमने क्या करना है, खत्म करना है, क्या लगा के, ईवी नॉट वर्क डन लगा के। ये जो ईवी नॉट है ये वर्क डन लगा के, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वर्क डन है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना लगा के इसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना है। यानी कि जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ये ईवी नॉट होगा जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से केई मैक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ईवी नॉट के बराबर हो गई है। और इस केई मैक्स को आप हाफ एमवी स्क्वायर मैक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। मास एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और वी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट के बराबर होगा। तो एक रिलेशन आपको ये वाला मिल जाता है कि जो कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली होती है, कहां से, फोटोन से। क्योंकि जो मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी होती है एच न्यू नॉट, ठीक है, वो तो आपकी खर्च हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में प्लेट से, और बाकी जो एच न्यू में से एनर्जी बचती है एच न्यू नॉट खत्म करने के बाद, वही उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ओके,
तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि जिस पोटेंशियल को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जीरो कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल फोटो करंट की वैल्यू को जीरो कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, ठीक है। तो वी टेक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी को सेम कर दिया है लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिफरेंट कर दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 इस तरीके से ले ली, लेकिन इंटेंसिटी सबकी आई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, फॉर ईच रेडिएशन वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो हम हर किसी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर ईच रेडिएशन वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि न्यू 3 जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, न्यू 2 उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और न्यू 1 जो फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो न्यू 1 सबसे कम है, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी है, न्यू 1 वाली है सब, और उसके बाद ज्यादा कौन सी है, न्यू 2 वाली है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी है, न्यू 3 वाली है। तो अगर आप यहाँ पर मतलब देखोगे, मतलब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू सबके लिए मैक्सिमम आपको दिख रही होगी, ठीक है। तीनों देख सकते हो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, यानी कि इन तीनों के सैचुरेशन करंट की वैल्यू एक जैसी है, यानी कि मतलब आप कितना भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वगैरह ले लो लेकिन सैचुरेशन करंट की वैल्यू आपको तीनों ही केसेस में एक ही जैसी मिलेगी। और एक चीज आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर तीनों के केस में जो इंटेंसिटी है वो तीनों की क्या है, सेम है या कॉन्स्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी अलग नहीं करी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अगर आपने अलग करी है, ठीक है। तो अब आप तीनों ही केसेस में देखोगे कि न्यू 1 के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, -V01 है। न्यू 2 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वो क्या है, -V02 है, और न्यू 3 फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -V03। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मतलब पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है वो किस केस में लगाना पड़ रहा है, बताओ, न्यू 1 के केस में, न्यू 2 के केस में, न्यू 3 के केस में, म्यू 3। ठीक है। तो न्यू 3 के केस में लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर कोई ये मत सोचना कि भाई ये तो नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन में तो ज्यादा वैल्यू का मतलब कम होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा कि -1 लिखा है, -2 लिखा है, -3 लिखा है तो -1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन सिर्फ आपको क्या बता रहा है, पोटेंशियल का नेचर बता रहा है कि वो पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो है वो वैसी रहेगी जैसे हम पॉजिटिव में देखते हैं, यानी कि V1 की वैल्यू कम है, V02 की वैल्यू उससे ज्यादा है और V03 की वैल्यू उससे ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि अगर आप 3 अलग अलग लाइट लेते हो जिनकी इंटेंसिटी सेम है, तीनों की इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 तीनों अलग अलग है, जहां पर न्यू 3 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और न्यू 1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वहां पर आपको ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टॉप हो जाए एंड उसकी वजह से जो फोटो करंट फ्लो हो रहा था वो भी फोटो करंट बंद हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपने एक चीज और देखी थी ना, हाँ तो ठीक है, बस ये दोनों ग्राफ आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखोगे कि ये जो आपने फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और इंटेंसिटी अलग अलग होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है, ठीक है। आपने ये वाले केस में क्या पढ़ा था कि जब आपकी इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है और फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। और अभी जो आपने केस पढ़ा उसमें क्या चीज पढ़ी कि अगर आई फिक्स है और न्यू जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपका V जो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि जो आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो दोनों ग्राफ का कंक्लूजन ये है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को ये,
सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था, ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं दोबारा बताऊं। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि उस वाली फ्रीक्वेंसी पे जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस मटेरियल की। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि किसी एक मटेरियल की फ्रीक्वेंसी वो वाली जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट पर इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाए, तो इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। उसके बाद इसका ऑपोजिट, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमने ये बात करी, तो अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि ऊपर हमने पढ़ा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ के टर्म्स में जब हम ये बात कहेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। तो वेवलेंथ के केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू हो जाए, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू हो जाए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक्स की कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लैंक की, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लाइट रेडिएशन होती है वो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिसको हम क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और इसी चीज को मतलब जो है आइंस्टाइन ने क्या बोला था, फोटॉन बोला था। ठीक है, तो वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटॉन व्हिच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वही जो क्वांटम होता है आपका लाइट का, उसको हम फोटॉन भी कहते हैं, जो मूव किससे करता है, स्पीड ऑफ लाइट से करता है, यानी कि सी से करता है। सी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ये न्यू नॉट के वर्क फंक्शन, सॉरी फाई के, फाई है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यही इक्वेशन में अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस कर रहा था कि अगर एच न्यू की लाइट आ रही है, उसमें से अगर एच न्यू नॉट जो कि वर्क फंक्शन होता है मटेरियल का, उतनी अगर खर्च हो गई किसमें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो बाकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही चीज है कि एच न्यू की लाइट आई, इसमें से आपने एच न्यू नॉट को खर्च कर दिया किसमें, इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो बची हुई जो एनर्जी थी वो क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, आप इसको फाई या फिर डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है, फाई भी लिख सकते हो, डब्ल्यू भी लिख सकते हो, तो एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और यही इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई या फिर डब्ल्यू के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, सभी को समझ आ गई है इक्वेशन सही से? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो जितनी टोटल एनर्जी आ रही है उसमें से जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च हो गई वो होता है वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, और जितनी बची वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसी को रोकने के लिए हमें ईवी नॉट क्या लगाना पड़ता है, पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपका के ई मैक्स ही क्या होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद है रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही सेम चीज आ गई दोबारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी देखो हमने एच न्यू का रिलेशन ये पढ़ा कि एच न्यू जो एनर्जी आती है उसमें से डब्ल्यू नॉट जो है वो आपकी किस में खर्च हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बची हुई एनर्जी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नॉट क्या हो गया, वर्क फंक्शन, या आप इसको फाइव भी लिख सकते हो और इसको आप एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड में एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट आ गया, और डब्ल्यू नॉट बेसिकली क्या है, एच न्यू नॉट है, तो ये तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हो आप, डब्ल्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को जो है हम एच फिर ब्रैकेट मतलब एच कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है यही क्या होता है आपका ईवी नॉट होता है। ईवी नॉट मैंने आपको बता दिया कैसे आया था, डब्ल्यू करके आया था, यानी कि वर्क डन क्या होता है, वी क्यू होता है ना,
या v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है तो w इक्वल टू वी क्यू आ जाता है, या फिर आप इसको वी ई लिख सकते हो। और v अगर आपका v नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये v नॉट ई बन जाएगा या ई वी नॉट बन जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, और यही वर्क डन जो है, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही अमाउंट का आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वजह से। अगर काइनेटिक एनर्जी को आपने खत्म करना है तो काइनेटिक एनर्जी मान लो कितनी आती है आपके पास, 100 जूल आती है, तो 100 जूल का ही वर्क डन आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा ताकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाए। ठीक है, और फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर ईवी नॉट किसके बराबर हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर हो गया। तो ये सिंपल सा इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो इसमें कोई भी आपको डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व किया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, ईवी नॉट था, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये वैल्यू थी। तो वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली तो ई जो है वो किधर आ गया, नीचे आ गया, ई आपका कहां पर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और रिलेशन को यूज करा कि न्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी बाय लैम्डा। तो ये आपने पढ़ रखा है कि सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, या आप क्या कहते हो, एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वहीं से आपने न्यू की अगर वैल्यू निकाली तो वो क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो सी बाय लैम्डा को हम यहाँ पर इक्वेशन में यूज कर लेंगे, न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा हो जाएगी और न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगी। जहां पर न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू नॉट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये रिलेशन हमारा ऐसा बन गया, न्यू की जगह हमने सी बाय लैम्डा लिख दिया और न्यू नॉट की जगह हमने सी बाय लैम्डा नॉट लिख दिया। अब क्या करा, दोनों में से सी की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। तो सी की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया तो ये एच सी बाई ई बन गया और ब्रैकेट में अंदर क्या बन गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बन गया। तो एक रिलेशन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये आ गया जो कि किसके टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में। और ये जो यहाँ पर लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट क्या है भाई बताना जरा, बोलो। अरे लैम्डा नॉट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो चाहिए। हाँ विशाल मैक्सिमम वेव। वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हो आप इसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो वो है आपका लैम्डा नॉट। तो ये हो गया लैम्डा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपने सरफेस ऑफ मेटल से निकालना है तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी वैल्यू है लैम्डा की वो आपकी लेस देन लैम्डा नॉट होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसकी वैल्यू आपकी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने ये पढ़ा था कि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, उसी तरीके से उसका ऑपोजिट आपने ध्यान रखना है वेवलेंथ के केस में। वेवलेंथ में जो आप वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू है वेवलेंथ की जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि अगर आपने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर वेवलेंथ की लाइट डाल दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, उससे कम की अगर डालोगे तो निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी के केस में इसमें उल्टा है, फ्रीक्वेंसी में क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट डालोगे तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। तो आपको वी नॉट और लैम्डा का भी रिलेशन पता चल गया, वी नॉट और न्यू नॉट का, न्यू का भी रिलेशन पता चल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, फोटोन की एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो E इक्वल टू एच न्यू से निकाल सकते हो, और न्यू के जगह अगर आप एच सी बाय लैम्डा रख दो तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी बाय लैम्डा बन जाएगा, जहां पर एच के आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ठीक है, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, और ये क्वेश्चन आपने पढ़ भी रखी है, केमिस्ट्री में पढ़ी थी आई थिंक। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना, याद है किसी को? तो मोमेंटम का ध्यान रख लो कि आप, ये आपका h बाई लैम्डा के बराबर होता है मोमेंटम को फॉर्मूला, और इसी लैम्डा की जगह अगर आप क्या लिख लोगे, ये मतलब न्यू और सी वाला रिलेशन अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो इसका एक और फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आपका h न्यू बाई सी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू दी होंगी, आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे दी, खाली लैम्डा यानी कि वेवलेंथ अगर दे दी आपको लाइट की, और आपसे बोला कि क्या निकालो, मोमेंटम निकालो,
तो h बाय लैम्डा कर देना सीधे, और h की वैल्यू भी ध्यान रखो यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपकी h की वैल्यू होती है। उसके बाद एनर्जी की बात करें यहाँ पे, फोटोन की एनर्जी की, तो वो कितना हो जाएगा, mc² हो जाएगा, इक्वल टू mc²। ठीक है, और m की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर निकाली, अगर मास आपको निकालना है यहाँ से तो E/c² हो जाएगा, और E क्या है, h न्यू के बराबर है। ठीक है, ये बेसिकली मतलब पार्टिकल जो मास है, पार्टिकल का मास है m, ठीक है, उसकी अगर m की वैल्यू निकालो तो E/c² हो जाएगा, और E को आप h न्यू भी लिख सकते हो, तो h न्यू आपने लिख लिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, न्यू की जगह वापस से क्या लिख लिया, न्यू की जगह c/λ लिख दिया। ठीक है, न्यू की जगह c/λ जब इन्होंने लिखा तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, और आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि h/c लैम्डा बन जाएगा। तो बस एक फॉर्मूला को दूसरे में रखो, दूसरे को तीसरे में रखो, ऐसे करके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और यही डी ब्रोगली वेवलेंथ जो अभी मैं आपसे कह रहा था ना ऊपर, ये वाला जो फॉर्मूला आया था आपके पास, ये फॉर्मूला कैसे आता है, आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जो पढ़ा है, ये बेसिकली होता क्या है, h/p होता है, और p क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो यहीं से मोमेंटम का फॉर्मूला आता है p इज इक्वल टू h/λ, जो आपने ऊपर पढ़ा, तो यही मैं कह रहा था आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, याद है किसी को? यस सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर। ठीक है, तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वही से ये फॉर्मूला आया है, p इज इक्वल टू h/λ, या लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, और ये फिर आगे वाले फॉर्मूला कैसे आते हैं इसको भी आपने देख रखा है, ये मतलब कैसे डिराइव हमने करे थे, मैंने आपको डिराइव करवाया था ये वाला फॉर्मूला भी, और ये वाला भी। ठीक है, तो अभी तो आप बस याद कर सकते हो, और बाकी अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो फिर केमिस्ट्री वाले चैप्टर में देख लेना इसका डेरिवेशन। तो h/√2 me के बराबर हो जाता है, उसके बाद h/√2 mev, ये E क्या है यहाँ पर आपका, ये E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और V क्या हो गया आपका, पोटेंशियल हो गया। तो ये जो है आपके फॉर्मूला हो जाएंगे किसके, लैम्डा के या डी ब्रोगली वेवलेंथ के। और एक रिलेशन यहाँ पर ये होता है m इज इक्वल टू m0 अंडर वो, उसके बाद डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन होता है, लाइक ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक रिलेशन है। इस रिलेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इस रिलेशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर आप किसी मास की स्पीड को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के मासेस होते हैं, एक तो उसका रियल मास हो गया, एक्चुअल मास हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, एपरेंट मास होता है। एपरेंट मास क्या कहता है कि अगर आप किसी भी मास की वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे तो उसका जो एपरेंट मास है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमको ये बताता है, कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास 1 kg का मास था जब वो रेस्ट पे था, उसकी वेलोसिटी जब 0 थी। ठीक है, मेरे पास मास कितने का था, रेस्ट पे जब था तो 1 kg का था, लेकिन जब मैं उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने लग जाऊंगा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ाते जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर मास को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो एपरेंट मास होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है वो 1 किलो का मास भारी होने लग जाएगा जैसे जैसे वो मतलब तेज स्पीड से क्या करेगा, चलने लग जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं मास की वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो भारी होने लग जाएगा। भारी एक्चुअली में नहीं हो रहा वो, लेकिन वो एपरेंट मास है। भारी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मास की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हो तो उसको रोकना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रोकना या कंट्रोल करने का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उसका मास बहुत बढ़ चुका है जो कि आपके काबू से बाहर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी चीज यहाँ देखोगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि ये जो m है, ये m बेसिकली m, ये आपका m एपरेंट है, और ये जो m0 है वो रेस्ट मास है। रेस्ट मास मतलब जब वेलोसिटी उसकी 0 है, तो ये मैंने m0 लिखा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस v² अपॉन c² है, तो v क्या है आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। तो v जो है आपका मास है, ठीक है, किसका, जो आपके मतलब मास की जो स्पीड है वो v है आपकी, और इसी v को अगर मैं c के बराबर कर दूं सपोज, यानी कि अगर मैं किसी मास को इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दूं कि वो c के बराबर बन जाए, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर मैं किसी भी मास को दे दूं, तो क्या होगा, v की जगह c² रखा और नीचे भी c² रखा, तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आने पर क्या होगा, नीचे 1 माइनस 1 बन जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा। तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0, क्या आएगी इसकी वैल्यू, बोलो, m0 बाई 0 की वैल्यू क्या आएगी,
अरे भाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? एम नॉट आएगा। एम नॉट आ जाएगा। जीरो। इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को आप 0 से जब डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी मास को इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दो कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसका एपरेंट मास इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी मास को लाइट ऑफ स्पीड से दौड़ा दो या भगा दो, तो उस मास के अंदर इतना ज्यादा एपरेंट मास बन जाएगा कि उसको आप कभी भी नहीं रोक पाओगे, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये रिलेशन से हमें ये चीज एक कंक्लूजन मिल पाता है। और बाकी दूसरी चीज तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एपरेंट मास की जो वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? यस सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक और रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है। अभी लाइक आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपके पास वैल्यू है तो एंगस्ट्रॉम में आप लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है तो जो लाइट उसके ऊपर पड़ी होगी जिसकी वजह से वो बाहर आया होगा, ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के दौरान, तो उसकी अगर आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो 12.27 से रूट वी को डिवाइड करोगे तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिलती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, इनटू 10 की पावर -10 मीटर, इतने में आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये बस आपका इतना ही था, आपको इतने ही फॉर्मूले देखने थे। अब बस आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो इसके नो क्वेश्चन, सर। हाँ बोलो, कह रहे हो क्या? चलो ठीक है, फिर अब आप लीव कर सकते हो और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सर आप टेस्ट नहीं है क्या? आज टेस्ट नहीं है। ठीक है, आज तो वैसे भी मतलब मेरे को वो नहीं था, मैं दोपहर में आया, तो कल मैं आपका टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, सर तो अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही होगा। शायद, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा आपको रात तक किसका होगा। ठीक है, जी सर। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल सुबह मिलेंगे। ठीक है। ठीक है सर।